जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे जो है बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। एग्जाम के जो है दिन तक जो है हम आपके साथ रहने वाले हैं। सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल सब क्वेश्चंस जो है कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें जो है ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो है ये प्लेलिस्ट में ऑप्टिक्स पार्ट 1 से उपलब्ध होगा, वहां से आप पहला पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। मतलब देखने के लिए स्वस्थ आंख होना चाहिए, उसके देखने के लिए स्पष्ट दर्शन मतलब क्लियर साफ साफ दिखना चाहिए। तो उसके लिए सबसे कम दूरी जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। कुछ लोग बोलता है सर देखिए ना 10 सेंटीमीटर पर दिख रहा है। बउआ 10 सेंटीमीटर पर दिख रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं ना होगा। कुछ देर देखिएगा ना तो आंखों में दर्द हो जाएगा। ठीक है ना, आप सुंदर फ्रेश नहीं दिखेगा फिर। ठीक है ना, तो कम से कम कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। नेक्स्ट, उत्तल लेंस का व्यवहार किस दोष के उपचार के लिए किया जाता है? देखिएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए होता है कनकेव लेंस, अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए होता है कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। प्रेस बायोपिया मतलब ज्यादा दूरदर्शिता के लिए होता है बाइफोकल लेंस। और अबिंदुकता के लिए होता है सिलिंड्रिकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस। तो कौन सा लेंस के बारे में बोल रहा है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस, इसके लिए कौन सा होता है? दीर्घ दृष्टि दोष। ये चारों पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा, चारों में से ऑब्जेक्टिव आता रहता है। अगला, श्वेत प्रकाश स्क्रीन से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विकसित होता है? तो देखिए, वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ता है और रेड सबसे कम मुड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से श्वेत प्रकाश आया और ये ईयर से प्रिज्म में जा रहा है तो ये सातों कलर जो है अपने रास्ते से मुड़ेंगे। फिर सबसे ऊपर रेड रह जाएगा, सबसे नीचे वायलेट हो जाएगा। तो वायलेट और रेड तो साथ में था, रेड कम मुड़ा तो ऊपर रह गया, वायलेट ज्यादा मुड़ा तो नीचे आ गया। फिर एक बार बाहर निकलेगा तो एक बार और मुड़ेगा। फिर तो मुड़ने में रेड कहां रह जाएगा? ऊपर, वायलेट नीचे। तो अपने रास्ते से रेड थोड़ा कम मुड़ा है इसलिए ऊपर आ गया, अब वायलेट ज्यादा मुड़ा है तो कहां आ गया? नीचे आ गया। बाकी सब कलर इसके बीच में ही रहेंगे। तो सबसे कम कौन मुड़ा हुआ है? रेड। और सबसे ज्यादा कौन मुड़ा हुआ है? वायलेट। तो सबसे कम का पूछ रहा है तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा? फिर आपका हो जाएगा रेड। प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष बनाने के लिए एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन चाहिए, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन चाहिए। ठीक है, और 2 अपवर्तन चाहिए। ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष बनाने के लिए 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन चाहिए, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। ठीक है, और 2 अपवर्तन चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इसको याद कैसे करेंगे? प्राइमरी के लिए 1 TIR, 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सेकेंडरी के लिए 2 TIR, 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो सेकेंडरी में 2 TIR, प्राइमरी में 1 TIR। 2 अपवर्तन इसमें भी या 2 अपवर्तन इसमें भी, 2 अपवर्तन दोनों में है, लेकिन प्राइमरी में 1 TIR, सेकेंडरी में 2 TIR। TIR का मतलब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किसका तरंग सिद्धांत के द्वारा व्याख्या नहीं किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है, उसकी व्याख्या जो होती है वो आपके कण जो है प्रकाश को कण मानकर किया जाता है। ठीक है ना, प्रकाश को तरंग मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में पूरा एनर्जी आपको एक बार में ही चाहिए, और ऐसा पार्टिकल नेचर में यानी कण सिद्धांत में ही हो सकता है। एक वर्ण प्रकाश के 2 स्रोत कला संबद्ध कहे जाते हैं जब उनके बीच जो है फेज डिफरेंस यानी कलांतर नियत हो। ठीक है, याद रखना है। ठीक है ना, कोहेरेंट सोर्स तब होते हैं जब उनके फेज डिफरेंस जो उनके बीच फिक्स हो। ठीक है ना, जैसे मतलब कोहेरेंट सोर्स जो होते हैं उनके बीच का जो गैपिंग होता है वो बराबर बना रहता है। ठीक है ना, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आगे जो है एक बाइक जा रहा है, पीछे भी एक बाइक है और दोनों का स्पीड फिक्स है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इसका भी स्पीड 20 है, इसका भी स्पीड 20 है और दोनों एक बराबर जा रहा है, तो इसके बीच का जो गैप है वो हमेशा फिक्स बना रहेगा। ये होता है इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा फिक्स रहता है। तो वहां भी
एक लाइट आगे गया, दूसरा पीछे गया, और उनके बीच जो अवस्था का गैप है वो हमेशा फिक्स बना रहता है। दो गाड़ी भी सेम स्पीड से चलेगा ना, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस भी फिक्स रहेगा। तो यहां पर डिस्टेंस का गैप नहीं लेना है, यहां पर अवस्था का गैप हमेशा सेम बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश के कोर पर से मुड़ने की घटना को कहते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ये याद रखना है, डिफिनेशन है। कोण पर से मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश किसी कोण से या किनारे से, कोण उन पर से, किनारे उन पर से लाइट पड़ने के कारण मुड़ जाता है, वो सब क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की व्याख्या करता है? तो पोलराइजेशन जो होता है, यानी ध्रुवन, जो किसी खास दिशा में ध्रुवित हम लोग करते हैं, पोलराइज करते हैं, तो उसमें अनुप्रस्थ तरंगों का ही ध्रुवन होता है। अनुदैर्ध्य तरंग को ध्रुवित नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रकाश को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसी एक दिशा में भेज सकते हैं, साउंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टॉर्च के लाइट को किसी खास दिशा में हम कंट्रोल करके भेज सकते हैं, लेकिन कोई स्पीकर में आवाज निकल रहा है तो कहेंगे इसी दिशा में जाए, दूसरी दिशा में ना जाए, ऐसे नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, उसको एक दिशा में आगे की तरफ जो है हम उसको कंट्रोल करके भेज सकते हैं। साउंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, साउंड छूटेगा ना सभी दिशाओं में भाग जाएगा। ठीक है ना, तो साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पोलराइज नहीं कर सकते हैं, किसी खास दिशा में नहीं भेज सकते हैं, लेकिन लाइट को किसी खास दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। तो पोलराइजेशन केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही होता है, जैसे प्रकाश से हमारा ध्वनि का पोलराइजेशन नहीं हो सकता है, किसी खास दिशा में चाहेंगे साउंड केवल आगे जाए, अगल बगल में ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए, बूस्टर का नियम है। बूस्टर का नियम जो है ये होता है tan, ये तो याद रखना है, tan IP बराबर क्या होता है? म्यू। ये IP जो होता है पोलराइजेशन एंगल होता है, ठीक है ना, यानी ध्रुवन कोण, यानी tan IP बराबर क्या हो जाएगा? म्यू। म्यू क्या है? इसका अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। tan IP का मतलब क्या होता है? पोलराइजिंग एंगल यानी ध्रुवन कोण। इसको याद रखना है फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर जो है आपका, यहां पर लिख देते हैं, कैनॉन भी तो अच्छा नहीं लगता है, यहां पर कैन भी लगा देते हैं ना, नोट हटा देते हैं। ठीक है, ये नोट हटा देते हैं। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर हो सकता है। ठीक है, रचनात्मक का मतलब होता है ब्राइट। चलिए यहां पर देखिएगा, याद नहीं करना पड़ेगा, ब्राइट। तो चलिए स्टार्टिंग जो होता है 0 से कर लेते हैं। ब्राइट के लिए लैम्डा, अगले ब्राइट के लिए 2 लैम्डा, फिर अगले ब्राइट के लिए 3 लैम्डा, फिर अगले ब्राइट के लिए 4 लैम्डा, फिर अगले ब्राइट के लिए 5 लैम्डा। तो ऐसे ऐसे जो है ब्राइट आपको निकालना होगा, तो कितने लैम्डा हो जाएंगे? n लैम्डा हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ब्राइट जैसे जो है मैक्सिमम पे है, इसको ब्राइट बोला जा सकता है। ठीक है ना, ब्राइट मतलब चमकीला फ्रिंज होता है ना। तो 0 से लेकर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, ऐसे करते जाएगा। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? n लैम्डा हो जाएगा। यंग के प्रयोग में प्रकाश का तरंग है दोगुना कर दिया तो फ्रिंज की चौड़ाई, तो चलिए फ्रिंज की चौड़ाई जो होता है कैपिटल D/D इंटू होता है लैम्डा। तो कह रहा है प्रकाश का तरंग है दोगुना कर दिया जाए, तो फ्रिंज का चौड़ाई और तरंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तरंग है इसको दोगुना कर दीजिएगा तो फ्रिंज का चौड़ाई भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों समानुपाती में है, समान रिलेशन में। तो इसमें तरंग है भी दोगुना कीजिएगा तो फ्रिंज का चौड़ाई भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। याद रखिएगा, ब्राइट के लिए क्या होगा? यानी चमकीला, यानी कंस्ट्रक्टिव, यानी संतोषी व्यतिकरण, इसके लिए होगा n लैम्डा। ठीक है, और डार्क के लिए होगा यानी कृष्ण फ्रिंज, इसके लिए होगा 2n+1 इंटू λ/2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। कैसे निकाल सकते हैं ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है ना, इसको क्लियर ही कर देते हैं। चलिए अभी क्या बताया इस पे, ध्यान दीजिएगा, इसको क्लियर ही कर देते हैं। बहुत लोग को जो है डाउट रहता है इस पे। ये 0 है, ठीक है, ये लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा, सब ब्राइट है, हाइट पर जितने ब्राइट है, 3 लैम्डा हो गया, ये 4 लैम्डा हो गया। अब सब ये लो में है, वो डार्क है। तो 0 और लैम्डा के बीच में होगा λ/2, लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में हो जाएगा 1 और 2 के बीच में 1.5 हो जाएगा ना, 3 λ/2। ये सब डार्क है। 2 और 3 के बीच में होगा 2.5 होगा, 5/2 लैम्डा। 3 और 4 के बीच में
7/2 लेमडा। तो चलिए λ/2 सब में कॉमन है, λ/2 सब में कॉमन है, λ/2 सब में कॉमन है। यहां पे 1 हो गया, यहां पे 3 हो गया, यहां पे 5 हो गया, यहां पे 7 हो गया, यानी सब में ऑड नंबर आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। तो विषम संख्या कोड क्या होता है? 12 + 1 I × λ/2 तो सब में है फिर, ठीक है। नेक्स्ट, पतले फिल्म के रंग का कारण है। पतला फिल्म का जो रंग होता है वो इंटरफ्रेंस के कारण होता है, व्यतिकरण के कारण होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। दो कला संबंध एक वर्ण है, प्रकाश पुंज जिसकी तीव्रताओं का अनुपात 1:4 है, एक दूसरे पर अध्यारोपित है, तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। चलिए इसको देखते हैं, चलिए इसको रेशियो पर देखते हैं। देखिएगा I max और I minimum, इसको रेशियो निकालना है। तो I max का होता है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और I minimum जो होता है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1:4 है, तो एक I1 को 1 ले लेते हैं और I2 को क्या ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। इसमें x मान के भी रख सकते हैं, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, हमको रेशियो निकालना है, डायरेक्ट रख लेते हैं, ठीक है। तो पहला I1 को 1 ले लेते हैं प्लस I2 की जगह पे क्या ले लेते हैं? 4। बहुत लोग क्या करेगा, x लेगा, 4x लेगा, बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव को डील करना है ना, शॉर्ट कट में बना रहा है। बहुत लोग कहेंगे सर माना इसको x, इसको 4x, ऐसा नहीं है। इसमें 1 और 4 लेकर बनाइएगा, आंसर फट जाएगा। ऑब्जेक्टिव डील करना है, प्रोसेस से करना होगा तो अलग तरीके से बना जाता है। माने इसको x, इसको 4x करके बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उससे भी बना सकते हैं। चलिए इसको शॉर्टकट में बना रहे हैं जल्दी, इसको ऑब्जेक्टिव को डील करने के लिए। I1 का कितना हो जाएगा? 1 ले लेते हैं, और I2 की जगह पे कितना ले लेते हैं? 4। चलिए ये 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 1 में से √4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 में से 2 जाएगा कितना? 1। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखिएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 1 और 2 जोड़ेगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये 1 हो जाएगा, ये 2 जोड़ेगा, 1 में से 2 जाएगा -1, -1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है? एक वर्ण मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसमें सिंगल कलर का लाइट हो, सिंगल कलर का क्या हो? लाइट हो। इसके लिए होगा आपका लेजर। कौन सा हो जाएगा? लेजर। लेजर प्रकाश जो है सबसे अच्छा मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, एक वर्ण प्रकाश होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यंग के द्विक्षेत्र प्रयोग में स्लिट की चौड़ाई 1 मिलीमीटर है, स्लिट से पर्दे की दूरी 1 मीटर है, यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। तो चलिए डाटा देखते हैं इस पे। सबसे पहले देखते हैं स्मॉल टी, सोल्यूशन में देखते हैं स्मॉल टी। स्मॉल टी जो है स्लिट के, ध्यान दीजिएगा, स्लिट के बीच के जो डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर है, ठीक है। और 1 मिलीमीटर को लिख देंगे 10 का पावर कितना? -3 मीटर। स्लिट से पर्दे की दूरी यानी कैपिटल डी, इसका हो जाएगा 1 मीटर। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा यानी हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यानी 6000 इंटू 10 का पावर -10 मीटर। 3 0 से 3 इसका पावर खत्म हो जाएगा, 6 इंटू 10 का पावर कितना? -7 मीटर। अब इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, फ्रिंज का जो विड्थ हो जाएगा बीटा, यानी फ्रिंज की चौड़ाई कैपिटल डी बाई स्मॉल टी इंटू होता है लैम्डा। कैपिटल डी का वैल्यू हो जाएगा 1, लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 6 × 10 का पावर कितना? -7, और स्मॉल डी का वैल्यू हो जाएगा 10 का पावर -3, इतना मीटर, ठीक है। तो 6 इंटू 10 का पावर -7, -3 ऊपर चला जाएगा, +3 हो जाएगा फिर, तो 6 इंटू 10 का पावर कितना? -4 मीटर। चलिए इसको आंसर तो मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो ठीक है, नैनोमीटर लेकिन मिलीमीटर में आएगा आंसर। तो 6 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 10 का पावर -1, ठीक है। और ये जो है 10 का पावर -1 है, लिया के इसमें डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6/10 हो जाएगा इंटू 10 का पावर -3 मीटर। 6/10 को बोल सकते हैं इसको 0.6, क्या बोल सकते हैं? 0.6, और इसको बोल सकते हैं 10 का पावर -3 हो जाएगा मिली। तो 6 बाई, इसको -1 पावर को नीचे भेज दिए तो 6/10 हो गया,
और 10 का पावर -3 का जो हो जाएगा मिली हो जाएगा, मीटर तो पहले से उपलब्ध है, तो 0.6 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पर नैनोमीटर जो है, एक और ऑप्शन बना दीजिए यहाँ पर ई, एक और ऑप्शन बना लीजिए, ऑप्शंस जो है इसमें है नहीं, तो 0.6 मिलीमीटर से आंसर आएगा, ठीक है। हालांकि यह नैनोमीटर मिलीमीटर होना चाहिए, लेकिन नैनोमीटर आ गया ना, क्योंकि क्वेश्चन में जो पेस्ट होता है ना, कॉपी पेस्ट, जैसे मान लीजिए किसी को ऑप्शन का दूसरे में पेस्ट करना हो तो वहां सुधार नहीं होता, तो ऐसे आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रांति कोण न्यूनतम होता है, तो ध्यान दीजिएगा, क्रांति कोण सबसे जो मैक्सिमम होता है, वो तो याद रखिएगा, उसको समझाने के लिए बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है, बहुत लंबा चौड़ा काम लगेगा। मैक्सिमम होता है रेड के लिए, और सबसे मिनिमम होता है वायलेट के लिए, बैगनी के लिए, ठीक है। थोड़ा समझा लेते हैं यहां पर कैसे। क्रांति कोण है क्या? क्रांति कोण जो है एक प्रकार का आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बस इसके लिए खास बात क्या है कि अपवर्तन कोण का मान जो होता है वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री होता है। एक परिभाषा में इंपॉर्टेंट है, यानी वो आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसको क्रांति कोण बोलते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल जो होता है सबसे ज्यादा किस कलर के लिए होता है, रेड के लिए, और सबसे कम किसके लिए होता है, बैगनी के लिए, वॉयलेट के लिए, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम पूछ रहा है वॉयलेट, बैगनी प्रकाश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान, तो लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों एक दूसरे से उल्टा चलता है। तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा, उल्टा चलता है, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, छोटे प्रिज्म के लिए, छोटे प्रिज्म के लिए यानी पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण होता है, यानी पतला प्रिज्म के लिए डेविएशन हो जाएगा, न्यूनतम डेविएशन यानी मिनिमम म्यू -1 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो इंद्रधनुष के बनने के पीछे जो कारण होता है वो डिस्पर्सन होता है। क्या होता है? डिस्पर्सन। कौन सा होता है? डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है ना, इसके कारण इंद्रधनुष जो है बनता है। वर्ण विक्षेपण इसका सबसे मेन कारण है, 7 रंगों में टूट जाना, ठीक है। जैसे वर्ण विक्षेपण क्या होता है, मान लीजिए आप किसी झोला में आलू, प्याज, टमाटर 7 को सब्जी खरीद के लेके आए और पता चले मोटरसाइकिल पर टांगे हुए हैं और वो मोटरसाइकिल पर से झोला गिर जाए नीचे और रोड पर छितरा जाए, फिर तो आपका आलू एक किनारे, प्याज एक किनारे, टमाटर दूसरे किनारे, ये सब इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। उसी तरह श्वेत प्रकाश आता है, उसमें 7 रंग होते हैं, 7 कलर जो होता है ना, अलग अलग जो है छितरा जाते हैं, ठीक है, किसी कारण अपवर्तन के कारण छितरा जाते हैं, यही डिस्पर्सन होता है। अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। नेक्स्ट, 4 डायोप्टर की क्षमता वाले अभिसारी लेंस का एक सरल सुदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो चलिए, पावर जो है 4 डायोप्टर है, तो चलिए इसका फोकस दूरी निकाल सकते हैं, 100/p कर सकते हैं, सेंटीमीटर में आएगा। तो 100 बाय पावर कितना हो जाएगा, 4, इस सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो इसको बोल देंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना, मैग्नीफाइंग पावर 2 जगह निकलता है, आवर्धन क्षमता 25 पर सेंटीमीटर पर और इन्फिनिटी पर। तो चलिए, कुछ भी नहीं बोला तो 25 सेंटीमीटर पर निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा 1 + d/f, ठीक है। तो 1 + d मतलब स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, f हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। आवर्धन क्षमता है। आवर्धन क्षमता का मतलब होता है कि आंख पर जो बने हुए कोण है उसको बढ़ा देता है, बस, यानी ऑब्जेक्ट के जो है साइज हमें बड़ा दिखने लगता है, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगा तो ऑब्जेक्ट का साइज भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अपने जो है मनुष्य अपने चश्मे के लेंसों को, फ्रेम को जो है घुमाता है और पाता है कि संवेदन क्षमता गड़बड़ा गया है। इससे पता चलता है कि किस प्रकार का उत्तरदृष्टि दोष है, ठीक है। तो फ्रेम घुमाने पर आपको जो दोष होता है वो अबिंदुकता कहते हैं। अबिंदुकता क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब किसी कॉपी पर हम सब अक्षर को पढ़ रहे हैं और सब अक्षर एक समान नहीं दिखाई दे रहा है, यह अबिंदुकता है, अस्टिग्मेटिज्म है। तो फ्रेम चश्मा का घुमाइएगा
तो कॉपी का जो है जो तल हमें दिख रहा था वो ना दिखेगा, जो ना दिख रहा था दिखने लगेगा। तो चश्मा का फ्रेम घुमाइएगा तो इसमें तल भी तो घबरा जाएगा ना फिर। तो किसी कॉपी या किताब को पढ़ रहे हैं, हर अक्षर एक समान रूप से नहीं दिख रहा है, यह अबिंदुकता है, और फ्रेम को घुमाने पर वो सब जो है घबरा जाता है। फ्रेम घुमाइएगा तो यहां पर जो है सामने जो दिख रहा था वो घबरा जाएगा। नेक्स्ट, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो सिंपल बताया दीर्घ दृष्टि दोष का कौन सा, उसमें 4 वो लिखवाए तो उस समय नोट किए होंगे, कन्वेक्स लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, दूर की वस्तु जो रेटिना से पहले काट देना, यदि दूर से आती हुई तो रेटिना से पहले काट देना है। निकट दृष्टि दोष में जो होता है ना, प्रकाश किरण जो होता है रेटिना से पहले काट जाता है, ठीक है। प्रकाश किरण रेटिना से क्या होता है, पहले काट जाता है। और दूर दृष्टि दोष में जो होता है ये निकट में होता है, ठीक है ना, मायोपिया निकट दृष्टि दोष में, ठीक है ना, मायोपिया में होता है, निकट दृष्टि दोष में होता है, ठीक है, रेटिना से पहले काट जाता है। और दूर दृष्टि दोष में जो होता है और रेटिना के बाद में काटता हुआ प्रतीत होता है। रफ कर रहे हैं पर रेटिना के बाद में काटता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, ये दूर दृष्टि दोष में। तो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले काटता है, दूर दृष्टि दोष में रेटिना से बाद में काटता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही बना दिए हैं, इसको ही नहीं कि सर कैसे कैसे बनाया, ऐसे ही बना दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। बाद में काटता हुआ प्रतीत होता है, वेरी गुड। तो निकट दृष्टि में पहले काटता है। अगला, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। तो इसका एसआई मात्रक कैसे निकलेगा, एसआई यूनिट तो हो जाएगा 1 फोकस दूरी का मीटर, मीटर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मीटर का पावर -1, जिसको किसके बराबर कर देंगे, डायोप्टर के बराबर। तो डायोप्टर या मीटर का पावर कितना, -1। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला पार्ट जल्दी आने वाला है। जय हिंद।